अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान तो हुआ, लेकिन क्या यह सही मायनों में जमीन पर दिखाई भी देगा? क्या वाकई पश्चिम एशिया में इस समझौते के बाद शांति होगी? यह समझौता आखिर कितना स्थायी और कितना असरदार होगा, यह कहना मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। जहां एक ओर इजराइल के बीबी नेतन्याहू तिलमिलाए हुए हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब कह रहे हैं कि बिना अमेरिका के इजराइल का कोई वजूद नहीं है। Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. असल में यह बात सच भी है। जहां नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, वहीं ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के दबाव के कारण अब युद्ध से पीछे हट रहे हैं और यह मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने ही इस लड़ाई में घसीटा। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरेट के अंदर अभी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कई तरह की बातें की जा रही। वो उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्रंप को जंग में खींचा। और जैसे कि कल रात को पीट हेग्सेथ ने, जो वॉर सेक्रेटरी है, उन्होंने जिस तरह की बातें की, उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ गलती हुई है। आज तक हमने कोई अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी या फिर वॉर सेक्रेटरी को इस तरह की बातें कहते हुए नहीं सुना। आज वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं वो नेतन्याहू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बात कहते हुए कि अमेरिका को जंग में खींचने वाला यही व्यक्ति है जो पिछले 30 साल 35 साल से 1990 से अमेरिका को जंग में खींचने के लिए तैयारी कर रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की तनातनी के बीच ईरान ने साफ कह दिया है कि पहले लेबनान से इजरायली सैनिकों को हटाया जाए और एग्रेशन पूरी तरह से खत्म हो, तभी जाकर वो आगे समझौते को मानेगा। मेन मुद्दा ईरान की तरफ से यह है कि उनके जो सैंक्शंस हैं, उनके ऊपर पिछले 48 सालों से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस को हटाया जाए और ईरान अपने जो ऑयल ट्रेड है, एनर्जी ट्रेड है, वो ईरान आराम से अपने अलग अलग कस्टमर्स के साथ करे। अब दूसरी बात है, अमेरिका की तरफ से कुछ मैक्सिमलिस्ट, जो हमने कहा पहले मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, वो ये कि न्यूक्लियर इशू को हमेशा के लिए मतलब सेटल किया जाए कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट एक हद तक नहीं कर पाएगा। पर इस बात को फिलहाल टाला जा रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इस बात को फ्यूचर के लिए रखा है। पर डोनाल्ड ट्रंप अपने शायद इजरायली दोस्तों को खुश करने के लिए बार बार उस बात को उछाल रहे हैं। लगता नहीं कि ये डील लंबा टिकेगी, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी हमारे लिए जरूरी है। आखिर हमारे लिए तेल, गैस और खाद, सारी ही जरूरी चीजों की अवेलेबिलिटी पर अभी असर पड़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी चिंता देश की अर्थव्यवस्था है। इस साल मॉनसून काफी कम रहने वाला है, ये एल नीनो प्रभाव वाला साल भी है और कृषि की हालत खराब रही तो ऐसे हाल में इकोनॉमी बिल्कुल चौपट हो जाएगी। देखिए, भारत के पास एक ही चीज है, वो है उम्मीद। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो दो महाशक्ति यहाँ पर हमारे रीजन के पास में टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो हमारे जो कंडीशन है उसको समझे कि अगर भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए तो उससे पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था और बिगड़े। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, अभी आपके जो एग्रीकल्चर सीजन है हमारे देश में, वो शुरू होने वाले हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, जितने राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग जितने कंट्रीज हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको मॉनसून फीड करता है, वो सब कंट्रीज में वो सब जो एग्रीकल्चर सीजन अब शुरू होने वाले हैं, वहां पर अगर फर्टिलाइजर डिस्ट्रप्शन होगा, अगर पेट्रोलियम डिस्ट्रप्शन जारी रहेगा, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन पूरे एशिया में फैलता हुआ दिखाई देगा कुछ ही महीनों में। भारत ने प्रस्तावित शांति समझौते का स्वागत जरूर किया है, लेकिन अमेरिका की नजर में हमारी क्या अहमियत है, या सीधे शब्दों में बोलें तो क्या औकात है, यह पिछले दिनों हमें पता चला। ट्रंप भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हों और उन्हें ग्रेट गाय कहकर पुकारते हों, लेकिन हॉर्मुज समुद्री मार्ग में मारे गए हमारे नाविकों और
उस पर अमेरिका के शर्मनाक रवैये से तो कुछ और ही लगता है। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री होने के बावजूद उस सेलर्स को उन्होंने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने दुश्मन की तरह ट्रीट किया और उन पर उन्होंने हेल फायर मिसाइल जैसे मिसाइल दागे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हेल फायर मिसाइल्स जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा और बहुत ही बड़े टेरर सस्पेक्ट होते थे, अनवर अल अवलाकी, यमन में 2010-2011 की बात है, उस पे दागे गए थे हेल फायर मिसाइल। हेल फायर मिसाइल्स इंडियन सेलर्स को टारगेट करते वक्त उन्होंने फायर किया इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते। तो आप सोचिए कितना अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, और इनके पास इनके कोई नॉर्म्स और रेगुलेशंस नहीं है जिस पर वो भरोसा करते हैं। ये इनके लिए सब कुछ फेयर है, तो ये सबसे ताकतवर है और ये किसी को भी वो टारगेट कर सकते हैं। जो मिसाइल दागे वो उसका वही मिसाइल थे जो मर्सिनरीज के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ इस्तेमाल करते हैं, उसी को उन्होंने समर्थन भी किया। हम्म मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री से बात करते हुए ऐसे अटैक्स को समर्थन भी किया। उन्होंने हम्म कहा कि अमेरिका ऐसे कोट अनकोट वायलेशन को टॉलरेट नहीं करेगा। पर बताइए, ये राइट तो सिविलियन सेलर्स है, इन्होंने कौन सा इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया? तो राइट साफ है कि इससे बहुत हमें सीख लेना चाहिए कि अमेरिकन बिहेवियर बदल रहा है, और उसके साथ साथ दुनिया को भी कुछ अपने एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है। और मैं कहूँगा कि हमारे देश को भी कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी है ऐसे ऐसे माहौल। हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको किसी काम का लगा तो आप प्लीज इसे शेयर और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप इसके मेंबर बनते हैं तो एक मिशन में यह आपकी भागीदारी होगी। केवल 59 रुपए में आप इको लवर बन सकते हैं, जिसमें आपको लॉयल्टी बैच के साथ कमेंट्स का प्रायोरिटी रिप्लाई और सारे वीडियोस का एक्सेस मिलता है। ये 59 रुपए कोई डोनेशन नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल और अवेयरनेस प्लेटफॉर्म में आपकी भागीदारी है, आपका निवेश है। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।